अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अलिशा शाम है और मैंने 2022 में एमकेट दिया था। मेरे 193 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200 एंड इन एफएससी आई गॉट 1050 मार्क्स और मैट्रिक में 1023 मार्क्स। मैंने अपनी तैयारी स्टेप से की थी और अभी मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। जो मैंने प्रिपरेशन बुक फॉलो की थी वो अपनी टेक्स्ट बुक्स फॉलो की थी, जो मेरे नोट्स थे, एंड देन जो किप्स की इंग्लिश की प्रिपरेशन बुक है वो फॉलो की थी और जो किप्स की प्रिपरेशन बुक है फॉर फिज़िक्स वो फॉलो की थी। उसके एंड में जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है ग्राफ्स वो बहुत अच्छे होते हैं तो वो मैंने फॉलो की थी। मैंने प्रिपरेशन बुक फॉलो की थी वो स्टेप की एक बुक फॉलो की थी जो हमें देते हैं मोटी सी जो होती है, और जो किप्स की थी वो मैंने अपनी एक फ्रेंड से उसको फोटो स्टेट करा लिया था क्योंकि मैंने वो पूरा पैकेज नहीं ख़रीदा था किप्स का। मैंने सिर्फ जो प्रैक्टिस बुक्स थी मुझे वो चाहिए थी तो वो मैंने फ़ोटो स्टेट करा ली थी। तो आप भी ऐसे करें कि उनको जल्दी स्टार्ट में फ़ोटो स्टेट करा लें, दे आर गुड। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस बुक्स को ही चाहते हैं कि आप बस वही लेना चाहते हैं। जो MCQs की प्रैक्टिस होती है वो बहुत वाइड होती है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपको जहाँ से MCQs मिलते हैं यू शुड डू देम। अगर आप लोग भी एमडी कैट की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं और घर बैठकर तैयारी करते हुए एमडी कैट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, इस सिलसिले में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक ऐप से जिसका नाम है मकसद। इस ऐप में आपको मिलेंगे 10,000 प्लस MCQs जिनके आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको तमाम सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे और इनका फीचर डाउट सॉल्व इस्तेमाल करते हुए अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप उसकी तस्वीर खींचकर इनको सेंड कर सकते हैं और आपको विद इन सम टाइम उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इनका जो नॉर्मल पैकेज है उसका प्राइस है 10,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप डॉक्टर हमजा अशरफ का प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा और ये तमाम फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज़ में मिलेंगे। अगर आप लोग ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, प्रोमो कोड को यूज़ करें, डिस्काउंट हासिल करें और एमडी कैट में अल्टीमेटली अच्छे नंबर हासिल। जो प्रीमेड एक वेबसाइट है, इट्स रियली गुड। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लाइक अच्छे MCQs, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, पास पेपर से बहुत ज़्यादा MCQs आ रहे होते हैं वहाँ पे। और जो स्टार के MCQs हैं, फिर ये बाकी अकेडमीज़ के जो हैं MCQs वो करते थे। वाइस गॉड पे स्किन के MCQs मिल जाते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे लिखी होती है कि ऐसा मतलब इसका आंसर क्यों है, तो दे आर रियली गुड। तो ये रिसोर्सेज मैंने कुछ यूज। जो बायोलॉजी होती है उसमें बुक लाइन्स आ रही होती हैं, तो जितनी ज़्यादा आपकी बुक पे ज़्यादा ग्रिप अच्छी होगी उतने ही आपके MCQs इंशाल्लाह बायो में ठीक होते जाएंगे। बायो में जो मेनली मैंने बुक फॉलो की थी वो अपनी फेडरल बोर्ड और PTB पंजाब टेक्स्ट बुक फॉलो की थी। मैं फेडरल बोर्ड की स्टूडेंट थी तो वो मैंने बुक बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी अपनी FSC में, तो उन्हीं को मैं अपने लेक्चर्स में लेके जाती थी MCAT के, और जो भी एडिशनल पॉइंट होता था वो मैं उसी के ऊपर नोट कर लेती थी। जो PTB की बुक है जब मैं वापस आती थी तो उसको तब रीड किया करती थी। उसमें आपने सबसे पहले सिंपल रीड देनी है जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो रीड देने के बाद फिर दोबारा जो सेकंड रीड होगी आप एक हाईलाइटर उठाओगे और आपको जो लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अपनी फेडरल की बुक या अपनी जो भी मेन बुक है उसमें नहीं पढ़ा तो आप उसको हाईलाइट करते जाओ। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ोगे तो आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ो। इस तरह आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जो बायो में मेन लाइक सबको मसला हो रहा होता है वो होता है एनीमिलिया वाला टॉपिक्स है। एनीमिलिया वाला चैप्टर बड़ा लेंथी लग रहा होता है, बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, उसके उसमें रट्टा मारना है वगैरह। तो उसके लिए बस एक ही चीज़ है, टेबल्स बनाने होते हैं, टेबल्स से ही याद करना होता है। टेबल्स आपको कहीं ऑनलाइन मिल जाते हैं तो उसको प्रिंट करा के करने होते हैं। हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने हमें नोट्स प्रोवाइड किए थे तो मैंने शेयर कर दिए। उसके अंदर टेबल्स बने हुए हैं, बहुत अच्छा एलेबरेट किया हुआ है, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है कि टेबल से ही याद करना होता है और रट्टा मारना होता है। एक दफ़ा टेबल वाली चीज़ याद हो जाए तो फिर वो रट्टा भी नहीं भूलता, वो टेबल भी नहीं भूलता। और कॉन्सेप्चुअली कि इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की जो इवॉल्व हुए हैं या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे सिमिलर है और कैसे सिमिलर नहीं है, कौन सी चीज़ें उनके अंदर सेम है कौन सी डिफरेंट है, तो इस तरह एक कंपैरिजन के साथ भी वो याद रह जाती हैं। जो बायोलॉजी में अगर कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहा हो या समझ नहीं आ रही हो तो यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं, वहाँ से आप देख सकते होते हो। तो जो चैनल्स मैंने यूज़ किए थे यूट्यूब पे देखने के लिए एनिमेशन या निमोनिक्स, वो मैंने मेंशन कर दिए एक गूगल डॉक्यूमेंट में, तो वो आपको भी इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगे। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स थोड़ी
ट्रिकी लगती है, मुश्किल लगती है सबसे पहले, बिकॉज उसके अंदर कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, तो वो लग रहा होता है कि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होती है। बट उसके लिए आपको बस बेसिक मैथमेटिक्स पे थोड़ी सी ग्रिप करनी होती है। आपकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन थोड़ी फास्ट मतलब आपको फास्टली उसको करना होता है। और फिर जो आपको 1 से लेकर 20 तक आप स्क्वायर रूट्स याद कर लें, फिर आप tan थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यूज़ याद कर लें। आप यूट्यूब के चैनल्स पर मतलब यूट्यूब पर लिखोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि किस तरह याद करने हैं, उनकी ट्रिक्स भी मिल जाएंगी। तो वो सब कुछ आपने, जब आपकी फ़िज़िक्स की बेसिक वो क्लियर हो जाए, फिर आपने ग्राफ्स देखने हैं कि फ़िज़िक्स में जो ग्राफ्स होते हैं वो अगर प्लॉट हो रहे हैं तो उनकी क्या सेंस है और कैसे वो प्लॉट हो रहे होते हैं। उसके लिए मुझे कुछ जैसे कोई एकेडमी के नोट्स हैं शायद, या कोई गाइड है, वो मुझे मिली थे, पेजेस मिले थे, उसके पिक्चर्स मिली थी, तो वो मैंने उसी डॉक्यूमेंट में लगा दी। मेनली उसमें ग्राफ्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे फॉर्म होता है, कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली है तो उनका रिलेशन कैसे फॉर्म होता है, तो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो मेनली मैंने नोट्स बनाए थे फ़िज़िक्स में, वो फ़िज़िक्स इन सेकेंड्स से बनाए थे। यूट्यूब चैनल है, उनके लेक्चर्स थोड़े लंबे होते हैं बट वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो उन्हीं को मैं नोट्स बना लेती थी और वही मैं सुबह अकेडमी लेके जाती थी। और जब मेरे सर पढ़ाते थे वो दोबारा से, तो उस पर अगर उन्होंने कोई एडिशनल बात बताई थी मैं उसी पर लिख लेती थी, और उन्हीं नोट्स को मैंने रिव्यू किया था, उन्हीं नोट्स को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया था। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो फिर आप उसकी बुक खोलो, टेक्स्ट बुक खोलो। पंजाब बोर्ड में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, वो ज़्यादा अच्छी है, और फेडरल बोर्ड में क्योंकि वो KPK की बुक होती है तो वो भी अच्छा लिखा हुआ है। तो आप दोनों में से जो आपके ईज़ पे है, आप जिस बोर्ड के भी स्टूडेंट हो आप वो फॉलो कर लो। जो भी MCQs हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है। अपने लिए तो 90 से 80 तक आपने करने हैं, ताकि आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो। अगर आपके वो गलत हो रहे हैं तो आप उसको दोबारा करो उस टॉपिक को, और जो समझ नहीं आ रहा वो किसी टीचर से भी पूछ सकते हो, किसी दोस्त से पूछ लें, बट उसको छोड़िएगा मत, उस डाउट को ज़रूर क्लियर करके आगे जाना है, ठीक है। जो फिज़िक्स है उसमें बाकी इतना कुछ नहीं होता, एक दफ़ा आपका फ्लो रिदम चल पड़े तो आपके इंशाल्लाह MCQs गलत नहीं होते हैं। जो केमिस्ट्री है उसमें मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए मुश्किल लगी होती है क्योंकि उसके रिएक्शंस याद नहीं होते, कैटलिस्ट भूल जाते हैं और कंडीशंस भी याद नहीं होती। तो उसका एक हल ये है कि आप उस रिएक्शन को समझ के करें। समझ के करने का ये मतलब है कि मैकेनिज़्म को देखें। जो मैकेनिज़म्स हैं वो फेडरल बोर्ड में, मतलब फेडरल बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसमें ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं। तो अगर आप एक दफ़ा मैकेनिज़्म देख लें कि ये रिएक्ट कर क्यों रहा है, किस तरह कर रहा है, इसी से क्यों कर रहा है, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, तो फिर वो बड़ा क्लियर हो जाता है कि वो याद करने में भी आसानी होती है। इसके लिए जो मैंने बुक फॉलो की थी वो फेडरल बोर्ड की बुक फॉलो की थी, PTB की बुक फॉलो की थी, इन दोनों को मैंने किया था। इसके आप टेबल्स बनाएँ, फ्लो चार्ट्स बनाएँ, माइंड मैप्स बनाएँ, ठीक है, और कंपैरिजन में चीज़ें को याद करें। जैसे SN1 था और SN2 था, E1 और E2, उनको कंपैरिजन में करेंगे तो ये चीज़ याद रहेगी और भूलेगी नहीं। तो मैंने जो किया था वो फ्लो चार्ट्स और एक माइंड मैप होता है वो बना लिए थे, वो मैंने डॉक्यूमेंट में लगाए हैं, तो आप उसको देख सकते हो। केमिस्ट्री में जितने आप MCQ सॉल्व करेंगे, इसका भी मेरे ख्याल से फिज़िक्स जैसा ही होता है कि आप ऑर्गेनिक केम में बहुत सारे MCQ सॉल्व करें, जो भी टॉपिक करें, और इस तरह आपकी उस टॉपिक पर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह आपने उसके टॉपिक्स के मतलब बहुत सारे MCQ सॉल्व करें, जितने MCQs आप सोच सकते हैं आपने उतने सॉल्व करने हैं। एट द एंड ऑफ द डे जिसके ज़्यादा MCQs का बैंक होगा, ज़्यादा अच्छा बैंक होगा और बड़ा कंसेप्चुअल बैंक होगा, उसी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो दूसरा आता है इनऑर्गेनिक भी मैंने फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों से की थी। पंजाब बोर्ड में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो उसके लिए टेबल्स बनाएं, उनका ट्रेंड्स बनाएं कि किस तरह एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है दोनों ग्रुप्स में, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में और ग्रुप 3 में। इनऑर्गेनिक के बाद होती है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल ज़्यादातर हो जाती होती है, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, रट्टे वाली चीज़ें होती हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और चीज़ होती है कि जब आप जो भी रिएक्शन कर रहे होते हैं उसके कैटलिस्ट और उसकी कंडीशंस आप साथ साथ एक पेपर लो या अपने कोई रजिस्टर ले लो, उस पर साथ साथ लिखते रहो कि इस रिएक्शन में ये कैटलिस्ट यूज़ हुआ था। और जब आपका रिविज़न वाला टाइम होगा तो आपके पास एक अच्छे रिविज़न के नोट्स बन जाते हैं कि आप एक ही ग्लांस में सारे कैटलिस्ट को देख सकते हो कि कौन सा कैटलिस्ट कहाँ पे था, और इस तरह बहुत अच्छी आपकी रिवीजन हो जाती है। ये हो गया केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री इंशाल्लाह हो जाती है और इसके भी MCQs की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, जितनी कर सकते हो उतनी करनी है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और पॉइंट होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस है, जैसे 2 कार्बन कंपाउंड था वो 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो रहा था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और जो दूसरी बात ये थी कि ऑर्गेनिक केम अगर आपको नहीं हो रही तो आप उसको लिख लिख के याद करें, मैकेनिज़्म को समझें, लिख लिख के याद करें और इंशाल्लाह वो याद हो जाती है। जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। इंग्लिश के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो मेनली ग्रामर के होते हैं सारे, ठीक है। उसमें सबसे मेजॉरिटी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आ रहे होते हैं। वोकेबलरी तो आपने वो करनी है जिसके साथ पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, उससे आपकी विजुअल मेमोरी बूस्ट होती है और वही आपको याद रह रहा होता है। पेपर में भी याद वही पिक्चर्स ही आती हैं और साथ उसके वर्ड्स फिर वो एसोसिएट होके आते हैं। तो आपने वो वाली वोकेबलरी करनी है। वो किप्स की वोकेबलरी बुक होती है, वो PDF आपको मिल जाएगा, वो आपने वो करना है। और डॉक्टर उसवा एक सीनियर है IMU में, उन्होंने नोट्स कंपाइल किए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और जो किप्स की प्रिपरेशन बुक है फॉर इंग्लिश, उसमें रूल्स लिखे हुए हैं, तो आप वो रूल्स करने की कोशिश करें। रात को जब आप लोग सब सब्जेक्ट के साथ कट जाएँ, सारे सब्जेक्ट्स आपने कर लिया हो, तो फिर आप इंग्लिश के वो रूल्स को याद करें। इंग्लिश के जितने भी रूल्स हैं उनको डिवाइड कर लें और रात मतलब कि आपको एक दिन में कितने करने हैं और वो रात को सोने से पहले आप कर लें अगर आपके पास टाइम है तो। वरना तो आप उसको लाइक 1-2 दिन बाद 2 दिन छोड़ के भी आप कर सकते हो इंग्लिश को। इसमें डेली का डेली ना करें, एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं इंग्लिश को, लेकिन करना ज़रूर है। अगर आप उसके रूल्स याद नहीं करोगे तो आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा। जैसे वो ग्रामर होती है तो वो नहीं होगा। जो एंड में लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग में मैंने नियर पेयर के कुछ लेक्चर्स थे वो लिए थे और बाकी वो हो जाती है। वो इतनी उस पर बस नर्व्स पे कंट्रोल रख के करना होता है, टेंशन नहीं लेनी होती है। वो MCQs बहुत इजी होते हैं, वो हो जाते हैं आराम से, बस उनको एक अप्रोच करने का तरीका आना चाहिए। अब अगर कोई जनरल टिप या गाइडलाइन हो MCAT के लिए तो वो होगा कि आपके अगर कोई भी आप एकेडमी में FLP कर रहे हो, कोई टेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपके मार्क्स कम आते हैं। इट्स नॉर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर परेशान नहीं होना कि नंबर कम आ रहे हैं, हम लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं फिर भी नंबर कम आ रहे हैं, वो आते हैं। वो आपने अगर आपके कॉन्स्टेंटली कम आ रहे हैं तो फिर आपको उसको देखना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे 100% फुल मार्क्स आएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। फिर दूसरा ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपना देखना है कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो आपको पहले उसको टैकल करना है। फिर जिस तरह आप उसका एक रूटीन बनाते हो, हर किसी की डिफरेंट हो सकती है। आप अपना FLPs अटैम्प्ट करो, जितने ज़्यादा फुल लेंथ पेपर्स करोगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी एक्चुअल पेपर की। इंटरनेट पे आपको बबल शीट्स मिल जाती हैं, आपने बबल शीट्स को प्रिंट आउट कराना है और उनको FLPs के साथ करना है उसी टाइम ड्यूरेशन में, ताकि आपकी एक्चुअल जो पेपर होगा उसकी तैयारी हो जाए, आपको उसको समझ आए कि वो कैसे होगा, ठीक है। और फिर ये होता है कि बायो के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, अपार्ट फ्रॉम द टेबल्स नोट्स नहीं बनाए थे, इसकी वजह से ये होता है कि अगर आप नोट्स बनाने बैठ जाते हैं तो मेनली उसमें होती है बुक रीडिंग है, तो उसके नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने, इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और हाँ बहुत हेक्टिक हो जाता है। और अब ये है कि अगर कोई कहे कि रूटीन क्या थी MCAT की, तो वो डे टू डे है। आपने जो भी आपका आज का मोटो है, आपका रोज़ का काम है, वो आज आपने करना है। वो आपका 1 बजे हो रहा है, आपका 8 बजे हो रहा है, इट डजेंट मैटर। आपका जो भी आज का दिन का काम था वो आपने करना है एंड आप सेटिस्फाइड होके सोएं। फिर आपको कोई चीज़ तंग भी नहीं करती। फिर ये है कि आपने अपने MCQs को बहुत वाइजली चूज़ करना है। किस तरह के, अगर आपको कोई ऑप्शन लगता है जैसे इसका ऑप्शन B है या C है, तो आपने बाकियों को वैलिडेट करना है कि अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता है। लॉजिकल अप्रोच रखनी है कि A क्यों नहीं है, उसकी गलती देखनी है, B क्यों नहीं है और D क्यों नहीं है, C ही इसका आंसर क्यों है। ऐसा करने से आपका एरर का चांस बहुत कम हो जाते हैं, गलती नहीं होती MCQs में, मार्किंग में। और बबल शीट पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूरी करना है आपने, ठीक है। और जो अगर देखा जाए तो बबल शीट पे करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि अच्छा मुझे चीज़ आती है। अगर किसी बच्चे को नई लगी रही होती है बबल शीट, क्योंकि पहले नहीं होती थी, इस साल फिर दोबारा से ले आए हैं, तो इस तरह करने से ना आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अब अगर MCAT की रूटीन हो तो रूटीन डिपेंड्स कि आप क्या दिन में काम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, रात में इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। जब पहले एकेडमी जाना होता था तो तब बहुत सा टाइम एकेडमी ले रही होती थी। 7 से 2 बजे तक हम एकेडमी होते थे, तो उसके बाद 3 से 4 बजे तक मैं घर आती थी। उसके बाद जब तक काम हो जाता तब तक मैं सो जाती थी। तो इस तरह ये एक रूटीन थी। लेकिन जब एकेडमी से मैंने ऑफ़ करना शुरू कर दिया था, जब तैयारी हो चुकी थी, तो मैं 7 बजे उठती थी और सुबह 7 बजे उठती थी। और जब तक जितना काम हो सकता है, रात के 12 बजे हो रहा है, 11 बजे हो रहा है,
वो मैं करके सोती थी। अपनी रिवीजन FLP ज़रूर करती थी सोने से पहले ताकि एक रिवीजन होती रहे साथ साथ। और हाँ, FLP और आपने क्या करना है कि FLP सॉल्व करते हुए एक नोटबुक बना लें जिसमें अपने वो MCQs लिखे जो आपके गलत हो रहे हैं, वो आप नोटबुक अपनी बुक पर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप बुक पे लिख लें या एक अलग नोटबुक बना लें। बस आपने जो आपके गलत MCQs हैं उनको टारगेट करना है ताकि वो मिस ना हो। जो आपके गलत हो रहे हैं उसको एनालाइज करें कि उसमें क्या गलती है और उसको जहाँ मर्जी लिखें, बट उसका करेक्ट फॉर्म आपके पास होनी चाहिए। अब दूसरी बात है कि रिवीजन की मैंने 5 दफ़ा रिवाइज़ किया था MCAT के लिए। तो रिवीजन मेनली इस टाइप थी कि पायो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो मैंने हाईलाइट किए थे मैंने वो पढ़े थे। शॉर्ट लिस्टिंग मेरे पास लिखने का टाइम नहीं था तो मैंने वो नहीं लिखी थी, मैंने बुक पे ही जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे उन्हीं को पढ़ रहा था। और जो फिज़िक्स के लिए मैंने शॉर्ट लिस्टिंग की थी उन्हीं नोट्स की शॉर्ट लिस्टिंग की थी। आप शॉर्ट लिस्टिंग में होता क्या है कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट MCQs लग रहे हैं, ग्राफ्स लग रहे हैं, जो भी चीज़ लगी है आप वो लिख देते हैं, फार्मूलाज लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिख देते हैं डेफिनेशंस की, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है वो आप वहाँ पे लिखते हैं। और जब आप उसको रिवाइज़ करते हैं तो बहुत जल्दी रिवीजन होती है उससे। और फिर आप और कुछ होता है कि एट द एंड ऑफ द डेज इट इज़ एडवाइजेबल कि आप MCQ सॉल्व मत करें। अगर आप उसी को पॉजिटिव तरीके से लें और अगर आपको कोई MCQ गलत हो रहा होता है तो आप उसको देखें आखिरी दिन तक। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप उसको देखें कि क्यों गलत हो रही है और अगर आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं तो ज़रूर रेक्टिफाई करें। तो इसी तरह रिवीजन में मैं MCQs कर लेती थी जो स्किन के थे और स्टार के थे और प्री मेड के, वो मैं रिवीजन में यूज़ करी थी क्योंकि किप्स के और स्टेप के पहले हो चुके थे। अब MCAT से एक दिन पहले बहुत टेंशन हो रही होती है तो उस वक़्त अपने अल्लाह को याद करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए और उन्हीं से मदद मांगनी चाहिए कि अल्लाह आपके लिए मदद करे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करते हैं। आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद पूरी करके जाएं, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की नींद पूरी करके जाएं ताकि आपका वहाँ पर ब्रेन फंक्शन कर सके प्रॉपर्ली। अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो आपको अभी नहीं लगेगा कि नहीं अच्छा चलो नींद नहीं पूरी करते तो एक चैप्टर रिवाइज़ कर लेंगे, तो उससे फ़ायदा नहीं होता। उससे आपका जो फंक्शन होगा ब्रेन का वो डिक्लाइन करता है और आप वहाँ पे MCQs के आंसर फ्रेशली या ओपन माइंडेडली आंसर नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी नींद को ज़रूर पूरा करना है, कोशिश करनी है अच्छी नींद पूरी करने के लिए। और जो भी रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे MCAT में वो मैंने गूगल डॉक्यूमेंट्स में अपनी तरफ से पूरे करने की कोशिश की है। जो MCAT के लास्ट डेज होते हैं वो बहुत डीमोटिवेटिंग होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं। उसमें अपने आप को बार बार ये रिमाइंड कराना होता है कि आप ये कर सकते हैं, आप इतनी दूर आए हैं तो अल्लाह ताला आगे भी आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने आप को कम नहीं समझना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, कहना है कि अपनी तैयारी पे यकीन रखें, अपनी सलाहियतों पे यकीन रखें, अपने अल्लाह पे यकीन रखें। अल्लाह ताला ने आपको इतनी दूर तक लेके आए, अल्लाह ताला आगे भी आपको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने मोराल को हाई रखना है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें, अपने वालिदैन की दुआएं लें और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू।